नमस्कार हमारे रेलवे कामगार साथियों। आज एलडीसी के जेई और फिटर एग्ज़ाम से संबंधित इलेक्ट्रिक के बेसिक एमसी को हिंदी और इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 43 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन ऑर्डिनरी सीलिंग फैन वर्क फॉर 12 आवर्स इन ए डे, यूनिट कंज्यूम्ड पर डे विल बी। मतलब बोल रहा है कि वन ऑर्डिनरी सीलिंग फैन वर्क फॉर 12 आवर्स इन ए डे, यूनिट कंज्यूम्ड पर डे विल बी। क्या आंसर हो जाएगा? 72, 0.72। इसका मतलब है कि एक साधारण सीलिंग फैन एक दिन में 12 घंटे काम करता है, तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत या बिजली की खपत कितनी होगी, कितनी यूनिट होगी? तो आ जाएगा 0.72 हो जाएगा। ओके, मतलब ये पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, एक ग्राइंडर इन ए फैक्ट्री इक्विप्ड विथ 1.5 HP मोटर वर्क फॉर 6 आवर पर डे, द यूनिट कंज्यूम्ड पर डे विल बी। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 6.714। अर्थात क्या बोल रहा है इसमें, एक फैक्ट्री में एक ग्राइंडर 1.5 HP से लैस है, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। प्रतिदिन की खपत होने वाली इकाई क्या होगी? क्लियर हुआ प्रश्न? कि एक फैक्ट्री में एक ग्राइंडर है, 1.5 HP मोटर से लैस है, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो वही यूनिट पूछ लिया कि कितना यूनिट खर्च होगा। तो आंसर आ जाएगा 6.714। इसको सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए आप आंसर देखिए। 46 है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 0.1 ohm and 10 cells are connected in series to form a battery supplying a current of 1 ampere. The power lost in the battery is। क्या हो जाएगा आंसर? 1 वाट। प्रश्न हिंदी में समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है और 10 सेल या 10 बैटरी सेल श्रृंखला में सीरीज क्रम में जुड़े हैं, 1 एम्पियर की बैटरी करंट से जुड़े हैं। बैटरी में खाई हुई शक्ति या खोई हुई शक्ति जो लॉस हुई है, तो बैटरी में वो लॉस पावर होगा 1 वाट। ओके, क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द पोल्स स्ट्रेट? विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द पोल्स स्ट्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइराड। ओके, मतलब प्रश्न बोल रहा है इसमें, निम्न में से पोल्स को सीधा रखता है कौन? गाइराड्स। निम्न में से पोल्स को सीधा कौन रखता है? गाइराड्स। ओके, क्वेश्चन 48 है, द नॉर्मल एसपीजी ऑफ इलेक्ट्रोलिट ऑफ लीड एसिड बैटरी शुड बी। क्वेश्चन समझ लीजिए, द नॉर्मल एसपीजी ऑफ इलेक्ट्रोलिट ऑफ लेड एसिड बैटरी शुड बी। कितना आएगा आंसर? 1.10, 1.220।
प्रश्न बोल रहा है लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का सामान्य एसपीजी कितना होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का सामान्य एसपीजी कितना होना चाहिए 1.220। ओके। क्वेश्चन 49 है 49 है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी इज सेल इज, मतलब द टर्मिनल ऑफ वोल्टेज ऑफ ए फॉल्ट चार्ज लेड एसिड बैटरी सेल इज, तो आंसर कितना आएगा इसका 2.2 वोल्ट। ओके। प्रश्न क्या बोल रहा है 49 का कि पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल कितना होगा 2.2 वोल्ट। ओके, क्लियर हुआ। 50 है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लेड एसिड सेल शुड नॉट फॉल बिलो। प्रश्न क्या बोल रहा है 50 का द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए लेड एसिड सेल शुड नॉट फॉल बिलो मतलब इसका मतलब है लेड एसिड सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1.8 वोल्ट से। क्लियर हुआ कि लेड एसिड सेल का टर्मिनल 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ओके। क्वेश्चन 51 है 51 है द नॉर्मल चार्जिंग रेट ऑफ 120 AH लेड एसिड बैटरी सेट इज, आंसर हो जाएगा 12 ये। प्रश्न इसमें बोल रहा है 51 का कि AH लेड एसिड बैटरी की सामान्य चार्जिंग दर बैटरी सेट है कितना 12 बैटरी का पूरा सेट रहेगा। क्वेश्चन 52 है फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल। फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कह रहा है प्रश्न में लेड एसिड सेल का कार्य प्रणाली किस नियम से लागू होता है या किस नियम पर लागू होता है। लेड एसिड सेल की कार्य प्रणाली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नियम से लागू होता है। ओके। क्वेश्चन 53 है द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर हावर इट कैन डिलीवर। एम्पियर हावर इट कैन डिलीवर मतलब द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज एक्सप्रेस्ड एज एम्पियर हावर इट कैन डिलीवर, मतलब हिंदी में समझो कि स्टोरेज बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है। स्टोरेज बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, तो स्टोरेज बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। डी पार्ट। ओके। 54 है सेंडिमेशन इन लेड एसिड सेल ऑक्योर्स ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर चार्जिंग एट हाई रेट। सेंडिमेशन इन लेड एसिड सेल ऑक्योर्स ड्यू टू ओवर चार्जिंग एट हाई रेट मतलब उच्च दर पर ओवर चार्जिंग के कारण लेड एसिड सेल या बैटरी में अवसादन होता है। आए समझ में क्या प्रश्न बोला
कि उच्च दर पर ओवर चार्जिंग मतलब ज़्यादा चार्जिंग हो जाएगा, उसके कारण लेड एसिड बैटरी को हानि होती है, अवसादन हानि। ओके, क्वेश्चन 55 है, इवन व्हेन नॉट इन यूज ए लेड एसिड बैटरी शुड बी रिचार्ज्ड वंस इन। प्रश्न क्या बोल रहा है समझिए, इवन व्हेन नॉट इन यूज ए लेड एसिड बैटरी शुड बी रिचार्ज्ड वंस इन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वीक। लेकिन आपको नहीं समझ में आया है, इसको देखिए, उपयोग में ना होने पर भी 55 है, उपयोग में ना होने पर भी एक लेड एसिड बैटरी को कम से कम कितनी बार मतलब कितने टाइम पे चार्ज करना चाहिए, तो 6 सप्ताह में एक बार। मतलब उपयोग में ना होने पर भी एक लेड एसिड बैटरी को 6 सप्ताह में एक बार रिचार्ज किया जाना चाहिए। ठीक, 56 है, फर्स्ट स्टेप टू बी कैरिड आउट बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन फॉल्टी पोर्शन ऑफ ओवरहेड लाइन्स इज टू। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन द परमिट टू वर्क। इसको हिंदी में समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि काम शुरू करने से पहले 56 का, काम शुरू करने से पहले ओवरहेड लाइन के 2 संपूर्ण हिस्से पर काम शुरू करने से पहले किया जाने वाला पहला कदम क्या है। जैसे कोई अगर काम हमें स्टार्ट करना है और बिजली विभाग से संबंधित है, लाइट से संबंधित है, लाइन पे संबंधित है, तो वही कह रहा है कि काम शुरू करने से पहले ओवरहेड लाइन के 2 संपूर्ण हिस्से पर काम शुरू करने से पहले क्या किया जाना चाहिए, काम करने के लिए परमिट प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। जैसे अभी वर्कशॉप की बात हो गई या मेन लाइन की बात होगी, अगर कहीं फॉल्ट है तो वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। और आप बिना परमिशन के वहाँ पे काम करेंगे तो एक ऑन ऑफ कहीं से हो गया वाट लग गई। तो इसलिए सबसे पहला काम परमिशन ले लो कि काम करने की हमें परमिट है। जब परमिट हो जाएगी तो समझो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 57 है, द इलेक्ट्रिक ओवरहेड line of which work is to be carried out should be necessarily earthed on both the end to। 57 क्या बोल रहा है, the electric overhead line on which work is to be carried out should be necessarily earthed on both the end to। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पार्ट हुई डिस्पेंस द चार्ज स्टोर्ड बिटवीन द कंडक्टर ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट, और बी पार्ट हुई मतलब दो बोथ होगा टू ब्रिंग द लाइन एट जीरो पोटेंशियल। मतलब ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अपने को आंसर सी पार्ट मानना पड़ेगा। क्वेश्चन 58 है, वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग ऑन लाइव करंट बाय वेयरिंग ग्लोव ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। 58 है, वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग ऑन लाइव सर्किट बाय वेयरिंग ग्लोव्स ऑफ। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब आप नहीं समझ पाए क्या बोल रहा है, इसमें क्या कह रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें करना क्या है और पढ़ना क्या है।
तो प्रश्न को समझ लीजिए कि लाइव सर्किट पर काम करते हुए 58 का होगा प्रश्न। लाइव सर्किट पर काम करते हुए हमें किस दस्ताने को पहनकर खुद को बिजली के झटके से बचाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब लाइव सर्किट पर काम करते हुए इंसुलेशन मटेरियल के दस्ताने पहनकर खुद को बिजली के झटके से बचाया जा सकता है। क्लियर हुआ? इंसुलेटिंग मटेरियल। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा माउथ टू माउथ एयर पंपिंग मेथड। 59 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एयर फेशियल रिप्रेशन? मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम श्वास का सबसे प्रभावी तरीका है? प्रश्न यही बोल रहा है बस। प्रश्न 59 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम श्वसन का सबसे प्रभावी तरीका है? तो आंसर हो जाएगा मुंह से मुंह तक हवा पंप करने का तरीका, माउथ टू माउथ एयर पंपिंग मेथड। ए पार्ट ओके। क्वेश्चन 60 है विच मटेरियल इज रिकमेंडेड एज फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिकल केस? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बी पार्ट ये। ठीक, तो इसमें प्रश्न एक बार आप हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन 60 का कि बिजली के मामलों में अग्निशमन के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मतलब बिजली का अगर तार की वजह से या बिजली की जो लाइट है उससे अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया और आग मतलब लग गई, तो उसमें आप कौन सी सामग्री उसको बुझाने के लिए यूज करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही बोल रहा है कि बिजली के मामलों में अग्निशामक के रूप में किस सामग्री की सिफारिश की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन 61 है द वायरिंग बोर्ड टू बी ए प्रोवाइडेड ऑन द स्विच ऑफ द लाइन ऑन विच वर्क इज गोइंग ऑन? तो इसका आंसर हो जाएगा मैन वर्किंग, ए पार्ट। The wiring board to be provided on the switch of the line of which work is going main working? आंसर आएगा। ये क्या बोल रहा है, जिस लाइन पर काम चल रहा है उस लाइन के स्विच पर चेतावनी बोर्ड प्रदान किया जाता है। मतलब जिस लाइन पे काम किया जा रहा है उस लाइन के स्विच पर चेतावनी बोर्ड या प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदर्शित किया जाता है, फिर से सुनिए, जिस लाइन पर काम चल रहा है उस लाइन के स्विच पर चेतावनी बोर्ड प्रदान किया जाना चाहिए। किसका? मैन वर्किंग का। मतलब आदमी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। यार ये दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर। हिंदी में समझिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सोलर। नवीकरणीय स्रोत मतलब ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसको हम हमेशा कंटिन्यू लेते रहते हैं, मतलब वो असीमित हो, जिसका नुकसान ना हो, लॉस ना हो, वो हमेशा मिलता रहेगा। कोयला हमेशा कभी नहीं मिलने वाला है, गैस हमेशा नहीं मिलने वाला है, ऑयल तेल भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, लाइट्स जो सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन 63 है
द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स द थ्योरी।